Dear students, our today's topic is capital structure, same chapter 9 financial management और financial decision. आपने एक टॉपिक किया था फाइनेंशियल डिसीजंस किए थे. अच्छा बच्चे, एक फाइनेंशियल डिसीजन वर्ड है और एक फाइनेंसिंग डिसीजन है, इनमें क्या डिफरेंस है? जो फाइनेंशियल डिसीजंस है उसमें तीनों डिसीजंस आते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड. और जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन. अगर आज फाइनेंशियल डिसीजन बताओ तो तीनों लिखने हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड. अगर आपके पास आ जाए खाली फाइनेंसिंग डिसीजन तो फिर खाली फाइनेंसिंग लिखना आपको. ओके बेटा, तो आपका क्वेश्चन है कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजन, दोनों का मतलब एक ही है. आपने फाइनेंसिंग डिसीजन किया है, उसमें भी वही था कि आपने कितना पैसा अरेंज करना है, और कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने ये डिसाइड करना है कि उनकी रेशियो क्या होगी. ये सिर्फ डिफरेंस यही है उसमें, यानी फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने किया था. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग डिसीजन बोथ आर सेम कॉन्सेप्ट. यानी फाइनेंसिंग डिसीजन में भी आपको ये देखना होता है कि अपने ओनर्स फंड से और बॉरोड फंड से कितना कितना पैसा लेना है. इट मींस उनमें क्या क्या प्रपोर्शन होगा. और कैपिटल स्ट्रक्चर भी वही कह रहा है. कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर मीन्स इसमें ऑनर्स फंड कितना होगा और बॉरोड फंड कितना होगा. सेम है, सेम मीनिंग है इनका. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. यानी बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा इक्विटी से लेना और कितना डेट से लेना है. इनका जो एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन है दैट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. तो इसका फॉर्मूला क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का? डेट इक्विटी रेशियो. वही प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ डेट इक्विटी मीन्स डेट अपॉन इक्विटी. तो आपको पता है कि बिजनेस में 2 टाइप्स के सोर्सेज है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके पहले. बॉरोड एंड ऑनर्स. ऑनर्स फंड में क्या है? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स हो गया. रिजर्व्स, रिजर्व्स को क्या बोलते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग एक ही बात है. रिजर्व, सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, सबका मीनिंग एक ही है बेटा. ये वही है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, विच इज टू बी इन्वेस्टेड इन द फर्म. तो उसे बोलते हैं रिजर्व्स या सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग या फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट से बोलते हैं इसे, और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं. और बॉरोड फंड में क्या है? डेट, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट या लोन, ये बॉरोड फंड है. दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने बताए थे आपको, पहले ही बता चुके, अगेन रिपीट करिए. ऑनर्स फंड की कॉस्ट ज्यादा आती है और बॉरोड फंड की कम आती है. कॉस्ट आपको पता ही है, बॉरोड फंड के बदले में जो हमें देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है? कॉस्ट क्या होगी? इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपैरेटिवली कम होता है. और इसकी कॉस्ट क्या होती है? इक्विटी की डिविडेंड. तो डिविडेंड की रेट ऑफ डिविडेंड जो थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट कम है. यानी बॉरोड फंड को लेने का खर्चा भी कम आता है. इवन इसकी जो फॉर्मेलिटीज है थोड़ी कम है और ऑनर्स फंड की फॉर्मेलिटीज ज्यादा है. तो रिस्क इसमें बॉरोड फंड में ज्यादा होता है क्योंकि इंटरेस्ट इज टू बी पेड. ये जो बेनिफिट या लॉसेज बता रहे हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं. यानी कंपनी के लिए ये रिस्की होता है. क्यों रिस्की होता है? प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट की पेमेंट तो करनी ही पड़ती है. और बेनिफिट क्या है इसका? बेनिफिट क्या है कि जो इंटरेस्ट की जो अमाउंट है टैक्स डिडक्टिबल है. टैक्स डिडक्टिबल मतलब इसके ऊपर कंपनी को टैक्स पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि इंटरेस्ट क्या माना जाता है कंपनी के लिए? एक्सपेंस. तो एक्सपेंस के ऊपर कंपनी को टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ता. तो लेकिन अब देखो, यहाँ देखो, ये कंपनी टैक्स पे नहीं करती ना, तो क्रेडिटर पे करेगा, जिसका जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है. और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो टैक्स जो पे करना पड़ता है, यहाँ पर क्यों पे करना पड़ता है? यानी इट इज यहाँ पर टैक्स क्यों पे करना पड़ता है कंपनी को? क्योंकि डिविडेंड कंपनी के लिए इनकम मानी जाती है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, उन्हें जो मिलेगा इनकम है. तो इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है. ये कंपनी टैक्स पे करिए डिविडेंड के ऊपर, तो शेयर होल्डर पे नहीं करेगा, क्योंकि एक ही बार देना पड़ता है. तो यानी दोनों का एक प्रपोर्शन होना चाहिए. यानी डेट और इक्विटी का दोनों का एक प्रपोर्शन होना चाहिए, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सेम वही पॉइंट्स है जो अब तक हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में किए थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. और ये कैपिटल स्ट्रक्चर, दोनों के कुछ पॉइंट्स बिल्कुल सेम ही है. 7 वहाँ 7 पॉइंट्स है, थोड़े से ज्यादा है. तो ये देखो, वहां पर भी पॉइंट था कैश फ्लो पोजीशन सेम. अगर बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डेट से ले लेगा. सेम बिल्कुल एज इट इज लैंग्वेज आप लिख सकते हो, जो लैंग्वेज वहां पर थी सेम. द साइज ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर इशूइंग डेट. यानी डेट इशू करने से पहले हम देखेंगे कि बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है. अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो कंपनी डेट से पैसे ले सकती है. क्यों? कि कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर. अब डिवेंचर होल्डर को क्या देना पड़ता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट.
और प्रेफरेंस होल्डर को क्या देना पड़ता है? फिक्स रेट से डिविडेंड। और डिबेंचर होल्डर को क्या देना पड़ता है? लोन भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट के साथ साथ लोन की अमाउंट भी पे करनी पड़ती है। और इस सारा पे कहाँ से किया जाता है? कैश से। तो अगर बिजनेस के पास इनफ कैश है तो क्या करना चाहिए? उससे ज्यादा डेट से पैसा ले सकती है। अदरवाइज वाइस वर्सा मतलब कैश की कमी है। ये आप जरूरी नहीं कि सेम ये एक्सप्लेनेशन इतनी डिफरेंट लिखी है मैंने, आप सेम जो फाइनेंसिंग डिसीजन की एक्सप्लेनेशन है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। इट इज अप टू यू, क्योंकि उसका मतलब भी सेम है, बस लैंग्वेज के हेर फेर है। तो वाइस वर्सा मतलब कैश की कमी है तो कंपनी को डेट से पैसा ना लेकर इक्विटी से पैसा लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये पॉइंट न्यू है, 2-3 पॉइंट न्यू है, पॉइंट्स इसमें न्यू है, बाकी सारा सेम ही पॉइंट्स है जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन के थे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी किसी कंपनी की मतलब कंपनी कंडीशन पे कि इंटरेस्ट को कवर कर दिया, यानी अगर उसकी रेशियो इतनी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इतनी कि इंटरेस्ट कवर हो रहे हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी ईबीआईटी रेशियो निकालते हो, अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर वो इंटरेस्ट कवर कर रहा है, नेचुरली जब इंटरेस्ट की कवरेज हो रही है तो फर्म यानी कंपनी डेट से पैसा ले सकती है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छी नहीं है तो डेट से पैसा नहीं लेगी। यानी इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कंपनी की यानी कितनी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है कितने टाइम्स है। अगर ज्यादा है यानी ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन, अगर कवर कर रही है तो अच्छी बात है। तो यानी अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या है? तो ज्यादा बॉरोड फंड से ले लेना चाहिए पैसा। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम आ रही है तो उस कंपनी को कम यानी बॉरोड फंड यानी डेट से पैसा कम लेना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला क्या होता है ये हम पहले भी कर चुके हैं, आपके अकाउंटिंग रेशियो में किया था आपने। उसका फार्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छी है तो ज्यादा बॉरोड फंड, अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छी नहीं है तो कम बॉरोड फंड से पैसा लेना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अब डेट सर्विस कवरेज रेशियो ये एक पॉइंट उससे आगे है, यानी इंटरेस्ट के साथ साथ, यानी इंटरेस्ट तो कवर होना ही चाहिए, साथ में जो कंपनी ने डेट का पैसा ले रखा है वो भी उसकी भी पेमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। अगर डेट और इंटरेस्ट की पेमेंट कंपनी टाइमली पे कर सकती है तो डेट से पैसा लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। यानी इसमें इंटरेस्ट तो है ही है, साथ में एक पॉइंट और कवर कर लिया डेट। तो यानी दिस इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, सर्विस है यहाँ पर, सर्विसेज नहीं है। तो इट इज वन स्टेप अहेड द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से एक कदम और आगे है। यानी मैंने बताया कि इसमें इंटरेस्ट के साथ साथ एक पॉइंट और ऐड कर लिया, दैट इज डेट। यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कवर्स ओनली द ऑब्लिगेशन टू पे बैक इंटरेस्ट ऑन डेट। यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में तो सिर्फ ये देखा जाता है कि कंपनी इंटरेस्ट पे कर पाएगी, बट डेट सर्विस कवरेज रेशियो की एब्रीविएशन लिखी है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो टेक्स केयर ऑफ रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट को तो देखा ही जाता है, साथ में एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो लोन ले रखा है वो भी देखा जाता है कि कंपनी इस इतनी कैपेबल है, इस योग्य है कि वो इंटरेस्ट और लोन का पैसा वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर कर पाती है, यानी अगर कंपनी की डेट सर्विस कवरेज रेशियो अच्छी है तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या होता है इसका? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, इसमें सब कुछ ऐड हो गया। तो ये अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो अच्छी आ रही है, हाई डेट सर्विस कवरेज रेशियो है, तो मींस बेटर एबिलिटी टू पे कैश कमिटमेंट, दैट इज इंक्रीज डेट कंपोनेंट। यानी किसी भी कंपनी की अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो अगर अच्छी है तो उस कंपनी को डेट से पैसा ले लेना चाहिए। अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो कम है तो उस कंपनी को डेट से पैसा कम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? यानी जो फर्म इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगा रही कोई भी कंपनी, उस पर रिटर्न यानी प्रॉफिट कितने हो रहे हैं। यानी कंपनी को अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं तो नेचुरल है कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं तो डेट कंपोनेंट से उसको अच्छा रहेगा, क्योंकि डेट पे आसानी से इंटरेस्ट पे कर पाएगी और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर पाएगी। अगर कंपनी का इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कम है तो उसे डेट से कम पैसा लेना चाहिए। तो नाउ इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हाई देन द कंपनी must prefer debt in its capital structure। यानी अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो मोर डेट, तब डेट से पैसा ले लेगी। whereas if return on investment is lower, अगर प्रॉफिट कम हो रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है, तो कंपनी को डेट कंपोनेंट को अवॉइड करना चाहिए अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल, यानी जिसमें डेट और इक्विटी दोनों आते हैं। ठीक है, हमने ये बताना कि इसमें कितना डेट से पैसा लेना और कितना इक्विटी से लेना। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है तो मोर डेट, अगर नहीं है तो अवॉइड डेट,
नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, कॉस्ट ऑफ डेट। ये पॉइंट भी हमने वहां पर किया था फाइनेंसिंग डिसीजन में, सेम पॉइंट। ए फर्म कैन अरेंज बोरोड फंड एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट का रेट कम है, अगर कंपनी अरेंज कर सकती है, देन इट विल प्रेफर मोर ऑफ डेट एज कंपेयर टू इक्विटी। तो उस केस में कंपनी को इक्विटी की बजाय ज्यादा डेट से पैसा लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली डेट की कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट कम है तो इक्विटी डेट से, अगर इक्विटी की कॉस्ट क्या डिविडेंड, अगर डिविडेंड कम है तो इक्विटी से। यानी अगर नॉर्मली इंटरेस्ट की रेट कम होती है, अगर कॉस्ट ऑफ डेट को देखा जाए तो डेट कंपोनेंट इज बेटर देन द इक्विटी। नाउ टैक्स रेट, ये भी आपने किया था वहां पर, टैक्स रेट, क्योंकि कंपनी जो क्या करती है, डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे करती है, कि डिविडेंड कंपनी की इनकम मानी जाती है ऑन डिविडेंड टैक्स पे। अगर टैक्स रेट कम गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो कंपनी को डिविडेंड कम बांटना चाहिए, क्योंकि नेचुरली अगर टैक्स रेट बढ़ गई है तो डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी, तो टैक्स भी गवर्नमेंट को ज्यादा देना पड़ेगा। तो यानी अगर हाई टैक्स रेट है तो मीन्स डेट चीपर, तो डेट सस्ता पड़ेगा, क्योंकि डेट के ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि डेट के ऊपर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्स डिडक्टिबल होता है। यानी हाई टैक्स रेट हो, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट ज्यादा, सेम पॉइंट है, सेम एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो आप। मतलब आपने अगर वहां पर फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर्स अफेक्टिंग किया, उसकी अगर लैंग्वेज आपको लर्न है तो एज इट इज वही भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। वही है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर कर देते हो और कुछ नहीं। एज इंटरेस्ट पेड टू डेट होल्डर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट क्या जो पे किया जाता है, क्या इनकम में से माइनस किया जाता है बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इंटरेस्ट अमाउंट इज टैक्स डिडक्टिबल। बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, एक्सपेंस माना जाता है, एक्सपेंस के ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ता। वही बात लिखी हुई है कि यानी जो डेट होल्डर को टैक्स इंटरेस्ट दिया जाता है वो इनकम में से माइनस किया जाता है। तो इसलिए हाई टैक्स रेट प्रेफर मोर डेट, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और लेस टैक्स रेट मीन्स फिर उस केस में कंपनी मोर इक्विटी से पैसा ले सकती है। ये भी पॉइंट आपने वहां पर किया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स मोर डेट मीन्स मोर रेट ऑफ रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। यानी जितना ज्यादा डेट मिलेगा, यानी कंपनी जितना डेट लगाएगी उतना इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा होता है। बताओ कैसे? क्योंकि डेट का मतलब क्या है, ज्यादा डेट से मतलब क्या है, इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम बेनिफिट किसको मिल जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। एक तो इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, एक टैक्स भी नहीं देना पड़ता, दो सेविंग हो जाती है। तो यानी डेट जो कंपनी अपनी, अभी मैं इसका एक क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा आएगा, कल करवाऊंगी मैं आपको, कि अगर कोई कंपनी डेट इक्विटी के साथ डेट कंपोनेंट को ऐड करती है तो वहां पर इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा होता है। क्यों फायदा होता है? क्योंकि एक तो इंटरेस्ट की रेट कम देनी पड़ती है, पैसा तो दोनों सेम लगा रखा है, लेकिन डेट के ऊपर इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। दोनों की सेविंग किसको मिलती है, इक्विटी को। यानी मोर डेट मीन्स मोर रेट ऑफ रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर, उनके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। एंड मोर फाइनेंशियल रिस्क, लेकिन रिस्क भी तो उन्हीं का ही होता है ना, शेयर होल्डर का रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि नेचुरल है कि शेयर होल्डर को अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो शेयर होल्डर को डिविडेंड भी तो नहीं मिलता ना। तो देयरफॉर कंपनी कैन नॉट यूज डेट बियॉन्ड दैट लिमिट। एक लिमिट तक की जो डेट को यूज किया जाता है उससे ज्यादा यूज नहीं किया जाता। इफ डेट इज यूज बियॉन्ड दैट पॉइंट, अगर डेट एक पॉइंट के बाद यूज किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में गो अप शार्पली। कहते अगर देखो, नॉर्मली हम कहते हैं कि इक्विटी और डेट दोनों यूज होने चाहिए, यानी डेट को यूज करने का बेनिफिट होता है, लेकिन डेट को एक लिमिट तक यूज किया जाता है। एक लिमिट तक यूज करोगे तो उसका बेनिफिट इक्विटी को मिलता है। अगर एक लिमिट तक यूज नहीं करते, यानी डेट बहुत ज्यादा यूज कर लेते तो वो भी नुकसानदेह होता है। यानी डेट को एक लिमिट तक यूज किया जाता है। इफ डेट इज यूज बियॉन्ड दैट पॉइंट, अगर उस पॉइंट लिमिट से क्रॉस कर देते हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में गो, बल्कि उसका खर्चा और बढ़ जाता है शार्पली। मतलब इक्विटी को बेनिफिट होने के बजाय लॉस होना शुरू हो जाता है। एंड शेयर होल्डर इन शेयर प्राइसेस में डिक्रीज, मतलब प्रॉफिट होने के बजाय लॉस होना शुरू हो जाता है। तो कल जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल मैं ये पॉइंट समझाऊंगी। इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, यानी अगर डेट एक बियॉन्ड लिमिट आप यूज करते हो तो उसमें इक्विटी के फायदा होने के बजाय बल्कि नुकसान होना शुरू हो जाता है, उनकी अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है। तो हेंस फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, यानी शेयर होल्डर के प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि डेट को एक लिमिट तक यूज करना है, उससे क्रॉस नहीं करना है। डेट जितना जरूरी हो उतना डेट यूज करना है जिससे शेयर होल्डर को फायदा होता है। अगर डेट और ज्यादा यूज करोगे तो रिस्क भी बढ़ जाता है, तो रिस्क नहीं बढ़ाना हमें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट, फ्लोटेशन कॉस्ट। ये पॉइंट आपने किया था, सेम लैंग्वेज वही है, वही एज इट इज आप कर लोगे इसमें। रिस्क कंसिडरेशन, फ्लोटेशन कॉस्ट मैं बता ही देती हूँ। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या था हमने, फ्लोटेशन कॉस्ट का तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, यानी जो भी खर्चा आता है, एडवर्टीजमेंट आ गया, प्रिंटिंग आ गया, प्रोस्पेक्टस का खर्चा आ गया। और किसी भी कंपनी में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो उसे उस सोर्स से पैसा कम लेना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि इक्विटी की फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होती है
और लोन अगर ले रही है कंपनी किसी से तो उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है। तो ये सारा वही पॉइंट इसमें एक्सप्लेन किया गया। नाउ नेक्स्ट, रिस्क कंसिडरेशन। अब रिस्क से बचना है तो आपको पता है कि डेट में रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर कंपनी रिस्क से बचना चाहती है, रिस्क नहीं उठाना चाहती, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, इक्विटी से पैसा ज्यादा लेगी। तो फाइनेंशियल रिस्क मींस व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू पे फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। यानी जब कंपनी, यानी फाइनेंशियल रिस्क क्या था, उसमें भी कराया था फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। कंपनी की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा, फाइनेंशियल रिस्क पहले से ज्यादा है, यदि पहले कंपनी इंटरेस्ट ज्यादा दे रही है, प्रेफरेंस को डिविडेंड दे रही है, रीपेमेंट कंपनी की ऑब्लिगेशन ज्यादा है, तो उस केस में कंपनी को डेट से पैसा नहीं लेना चाहिए। उस केस में किससे लेना चाहिए, इक्विटी से पैसा लेना चाहिए। वही सेम बात इसमें लिखी हुई है, वही हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आपने सेम किया था वही सेम है। ये फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट भी आपने किया था वहां पर। फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट क्या है बेटा, हाँ, अब कंपनी अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहती है, कौन सा सोर्स फ्लेक्सिबल है, डेट, इक्विटी? डेट फ्लेक्सिबल है, क्यों? क्योंकि डेट के पैसे को कंपनी जब चाहे वापस कर सकती है। बट इक्विटी इज नॉट फ्लेक्सिबल, इक्विटी इज अ परमानेंट फंड। जो इक्विटी से पैसा लेगी परमानेंट है, तो कंपनी कैन नॉट रिफंड दैट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल इज परमानेंट कैपिटल, कैन नॉट बी रिफंडेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इट्स कंपनी। तो कंपनी के लाइफ टाइम में उसे वापस नहीं किया जाता। कोई भी कंपनी अगर अपने बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी चाहती है, जब चाहे पैसा मंगवा ले, जब वापस कर दे, तो उस कंपनी को डेट सोर्स से पैसा लेना चाहिए, इक्विटी से नहीं लेना चाहिए। ये सेम लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है। कंट्रोल पॉइंट भी सेम था, वही सेम पॉइंट जो फाइनेंसिंग डिसीजन में कराया था, बार बार रेपिटेशन नहीं करते हम। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, स्पेलिंग गलत है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क LATATORY, तो ये ठीक कर देना। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में क्या होता है कि इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैव टू बी डन विद इन द सेबी गाइडलाइंस। अभी सेबी कौन आ गई, सेबी फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं आपको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि जितने भी शेयर्स और डिबेंचर्स इश्यू किए जाते हैं, इसके कंट्रोलिंग बॉडी है, जो मतलब कोई भी कंपनी कोई फ्रॉड ना करे, कोई भी उसमें जो, जैसे क्या होता है कि कुछ कंपनीज जो कंपनी का पैसा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यूज करना शुरू कर देती हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तो उस फ्रॉड को से बचने के लिए, इन्वेस्टर्स को, यानी शेयर होल्डर को उस फ्रॉड से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेबी की जो एस्टेब्लिशमेंट की हुई है। सेबी में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका पूरा कंट्रोल होता है शेयर मार्केट पे। जब भी कोई कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करती है, तो पूरे कंट्रोल के अंडर इशू होते हैं सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए दोनों को जो इशू किया जाता है सेबी गाइडलाइंस के अंडर किया जाता है। फॉर टेकिंग लोन, अगर कंपनी लोन लेना, कंपनीज हैव टू फॉलो द रेगुलेटरी रेगुलेशंस ऑफ मॉनेटरी लाइंस। तो मॉनेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्हें लोन पे से पैसा मिलता है। If SEBI guidelines are easy, then company may prefer to issue to the securities for additional capital and vice versa. अगर किसी भी मतलब लोन से पैसा ले, सिक्योरिटी से, शेयर से, डिवेंचर से पैसा लेने के लिए अगर सेबी की गाइडलाइंस इजी है तो कंपनी उससे पैसा ले सकती है, नहीं तो नहीं ले सकती। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट कंडीशन, ये पॉइंट भी आपने वहां पर किया था, बुलिश और बेरिश मार्केट। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना इक्विटी से कितना डेट से पैसा लेना, ये भी अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल नॉर्म्स होता है। अकॉर्डिंग टू कैसे होते हैं, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स होते हैं। इंडस्ट्रियल नॉर्म्स मतलब जो रेशो फिक्स की जाती है, नॉर्मली इसकी रेशो कितनी होती है, 2:1। कितनी रेशो होती है इसकी, 2:1। तो उसके अकॉर्डिंग भी कई बार हमें जो लोन से पैसा लेना पड़ता है, डेट से पैसा लेना पड़ता है। तो these are the 13 points of 14 points of factors affecting capital structure, and tomorrow I will discuss this question, capital gearing or financial leverage. This is very much important question. So tomorrow I will discuss with you this question. Be ready with this question. Thank you and have a nice day.